नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं जो हैं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से नंबर एक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। नंबर दो है परमीय संख्याएं। नंबर तीन है अपरिमेय संख्याएं। और नंबर चार प्राकृतिक संख्याएं। नंबर पाँच पूर्ण संख्याएं। उसके बाद नंबर छः सम संख्याएं। नंबर सात विषम संख्याएं। और नंबर आठ भाज्य संख्याएं। नंबर आठ क्या है? भाज्य संख्याएं। और नंबर नौ अभाज्य संख्याएं। उसके बाद नंबर 10 सह अभाज्य संख्याएं। नंबर 10 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन 10 संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें से जो पहली संख्या है हमारी, क्या है यहाँ पे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो हम किसी भी प्रश्न या किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं जैसे 2 हो गया, 3, 0 या -5/7 या √5, ये सब क्या हैं? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्याएं जो हैं ये परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं दोनों हो सकती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो किसी भी प्रश्न या किसी भी समीकरण को हल करने से प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं। उसके बाद दूसरा जो है हमारा नंबर 2 परमीय संख्याएं। तो परमीय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परमीय संख्याएं कहते हैं। और इसका भी ध्यान रखना है, जहाँ पर Q का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पर Q का मान नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उन संख्याओं को क्या कहेंगे? परमीय संख्याएं कहेंगे। और परमीय संख्याएं मतलब किसी भी संख्या को अगर हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परमीय संख्या। जैसे 0 हो गया, 3 हो गया, -5/7, -13/5, ये सब क्या हैं? ये सब परमीय संख्याएं हैं। परमीय संख्याएं।
बस यहाँ पे क्या बताया गया है, Q का मान जो है Q के स्थान पे यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, और 0 नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो संख्याएं कहलाएंगी परमेय संख्याएं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे 5/9 भी लिख सकते हैं, ये क्या है, परमेय संख्याएं हैं। तो देखो जैसे यहाँ 3 लिखा गया है तो 3 को हम बटे 1 लिख सकते हैं, ये परमेय संख्या है। जैसे यहाँ 0 लिखा गया है, 0 को बटे 1 लिख सकते हैं, क्या है, ये परमेय संख्याएं हैं। तो परमेय संख्याएं के बाद इसमें आता है तीसरा नंबर, जो तीसरा नंबर है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, तो अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तीसरा जो है हमारा अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, अपरमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे, या आसान भाषा में इसको हम समझ सकते हैं कि उन संख्याओं को अपरमेय संख्याएं कहते हैं जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है और उनका वर्गमूल निकाला गया, और जो भी वर्गमूल आएगा उन वर्गमूल को क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसका उनके वर्गमूल को क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे अगर √5 ले लिया जाए और कहा जाए कि ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, तो इसको हम कहेंगे अपरमेय संख्या है। और क्यों है, अभी क्या बताया गया है कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसके वर्गमूल को हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। बस इतना ही याद रखना है कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसका वर्गमूल निकाल दिया गया, तो वर्गमूल जो आएगा उसका, उसे ही क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। तो 5 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √7 हो गया, √11 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब अपरमेय संख्याएं हैं। और पाई भी अपरमेय संख्या होती है, पाई भी अपरमेय संख्या होती है, इसको याद रखना है। अब देखो जैसे अभी ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 7, 11, 3 ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या इनको कहते हैं। 4 हो गया, 9 हो गया, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 4 का जब रूट करेंगे, मतलब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, 2 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ये जो है ये परमेय संख्याएं में आएंगी, और ये सब किस में आएंगे, ये सब अपरमेय संख्याएं में आएंगे। उसके बाद तीसरा हो गया अपरमेय संख्याएं, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आता है कुछ, इसमें जो चौथा नंबर है, चौथा इसमें कहा गया है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या कहा गया है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं ये सब 1 से शुरू होती हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3 ये है चौथा इसमें प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को हम कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लेना शुरू करते हैं। ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्याएं। 1, 3 यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। बस इतना ही याद रखना है। और एक बात का और भी ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं ये हमेशा धनात्मक ही होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। क्या होती हैं, जैसे -2 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या, -2 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। -3 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं,
धनात्मक होती हैं। और इसका भी ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी, 0 से नहीं, 1 से शुरू होगी। उसके बाद इसमें पांचवा जो है क्या कहा गया है, पूर्ण संख्याएं। 5 क्या है इसमें, 5 नंबर पे क्या है, पूर्ण संख्याएं। तो दोनों सेम हैं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है, प्राकृतिक संख्या को हम 1 2 3 यहाँ इस तरह शुरू करते हैं, और उसके बाद ये क्या कहा गया है, पूर्ण संख्याएं। पांचवा क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 5 नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में क्या बताया गया कि हम 1 से शुरू करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी संख्याएं आएंगे सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। केवल बस इस बात का ध्यान रखना है कि धनात्मक संख्याएं ही क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं। तो कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू करते हैं ऐसे, अगर इसी में 0 जोड़ दिया जाए, आगे 0 लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। अगर 0 को शामिल कर लें प्राकृतिक संख्या में, बस क्या ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या, पूर्ण संख्या, मतलब संख्या जो है पूरी हो जाएगी। 0 के बिना संख्या पूरी नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, अगर उसी में हम 0 को शामिल कर लें तो संख्या जो है पूर्ण हो जाएगी, मतलब वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद नंबर आता है 6 नंबर पे, क्या है, 6 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है सम संख्याएं। सम संख्याएं, नंबर 6 क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं, अब देखो सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम संख्याएं हम किसे कहते हैं, बस इसका ध्यान रखना है। जो भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं। नंबर 6 क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो भी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। जैसे यहाँ पे ले लिया जाए 2 तो 2 से विभाज्य ही हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 6 8, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। 10 12 14 16 20, उसके बाद 22 24 26 30 28 के बाद 30, यहाँ मतलब ये सब क्या हैं, ये सब संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएंगी। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। उसके बाद नंबर 7 जो है, अगर सम संख्या समझ में आ गया है तो विषम संख्या अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सम संख्या में क्या बताया गया, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं, मतलब डिवाइड हो जाती हैं, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। और उसके बाद नंबर 7 पे क्या है, विषम संख्या। अगर सम संख्या समझ में आ गया है तो विषम संख्या अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी विषम संख्याएं। क्या, विषम संख्याएं। सम संख्या में क्या बताया गया, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, और हम पहुंच गए हैं विषम संख्या पे। तो विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद क्या है 15 17 19, ये सब क्या हैं,
ये सब संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। क्या होंगी ये सब विषम संख्याएं होंगी। मतलब जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो विषम संख्याएं कहलाएंगी, मतलब विषम संख्याएं। अब चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे जो है हमारा भाज्य संख्याएं हैं। क्या, भाज्य संख्याएं। नंबर 8 भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं एक के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, जैसे 4। अब 4 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि देखो 4 का एक गुणनखंड तो 1 होगा ही, सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है। 1 होगा, उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 दूनी कितना, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। तो इसके गुणनखंड देखो, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी तो कैंसिल हो रहा है। 4 जो है एक और स्वयं के अलावा, मतलब स्वयं का मतलब 4 अपने आप से, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहेंगे। और भी जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 14 हो गया, ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या? भाज्य संख्याएं हैं। अब चलते हैं, 8वां भी हो गया भाज्य संख्याएं, मतलब जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा, मतलब अपने आप से और एक के अलावा अगर किसी और दूसरी संख्या से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं जो 9 नंबर पे है हमारा। यहाँ पे क्या बताया गया है? 9 नंबर पे है अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं में क्या बताया गया? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाए तो उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। और 9 नंबर पे है अभाज्य संख्या। 9 नंबर पे क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है, जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। उन संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो देखिए, जैसे हमारा हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, ये सब संख्याएं क्या हैं? ये सब संख्याएं क्या है? ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? ये सब भाज्य हैं। भाज्य नहीं, अभाज्य। क्या इसमें चल रहा था? अभाज्य संख्याएं। ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे 2 लिया गया था तो 2 1 से विभाज्य हो जाएगा, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, मतलब स्वयं से और एक से भी विभाज्य हो रहा है और किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये दो जो है ये अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे 3 हो गया, 3 जो है एक से विभाज्य हो जाएगा और 3 एकम 3, 1 तिहाई 3 और 3 एकम 3, मतलब एक और स्वयं से ही विभाज्य है। एक और स्वयं से ही विभाज्य है, इसका मतलब 3 क्या है? 3 अभाज्य संख्या है। अब देखिए, जैसे यहाँ दिया गया क्या? 5, तो 5 भी देखो, 5 भी 1 पंचे 5 और 5 एकम 5, मतलब
5 जो है एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो रही है, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। तो अब चलिए देखते हैं 10 नंबर पे क्या है। 10 नंबर पे लिखा गया था कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। क्या यहाँ पे लिखा गया है? सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, जैसे यहाँ पे दो संख्याएं होती हैं सह अभाज्य में, जैसे ले लिया गया 9 और 16। ऐसी दो संख्या सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसी दो संख्या जिनमें उसका जो गुणनखंड हो केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो एक हो और एक के अलावा कोई दूसरा ना हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 9 और क्या? अगर पूछा जाए कि 9 और 16 सह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे? हमें ये देखना है कि देखिए 9 का जो यहाँ पे गुणनखंड होगा एक, क्या होगा? 1 3 और 3। क्या होगा? 1 3 और 3। 9 का गुणनखंड यही तो होगा। 1 9 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 9, यही तो होगा। 9 एकम 9। अब देखिए, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, अगर हम 16 का ले लेते हैं, दो कितना हो जाएगा? 1 2 8 16, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में जो उभयनिष्ठ है एक। तो ऐसी दो संख्या जहाँ पर क्या ध्यान रखना हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी दो संख्या जिनके गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वह क्या हो? एक हो। एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा? वो दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे ले लिया गया 15 और क्या? 15 और यहाँ पे ले लेते हैं 18, और यहाँ पे पूछा जाता है कि 15 और 18 जो है सह अभाज्य संख्या है या नहीं? तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें तो एक होगा ही, दोनों में तो एक होगा ही। एक सभी संख्याओं में होते हैं। एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। क्या होता है? एक जो है सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो एक तो होगा। अब देखते हैं कि एक के अलावा कोई संख्या और भी तो नहीं है। तो है 3 है। 3 5 15 और 3 6 18। तो मतलब यहाँ पे एक के अलावा 3 भी आ गया। 3 आ गया, एक के अलावा 3 भी आ गया, मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि सह अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 20 और 25। इसमें पूछा जाए कि सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य संख्या है ये, सह अभाज्य संख्या है? तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसका गुणनखंड दोनों का होगा, दोनों में एक होगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 चौक 20 और 5 25, मतलब 5 भी तो आ रहा है। तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे ले लिया गया 12 और 8, ये सह अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? सह अभाज्य संख्या है। क्यों है? एक तो दोनों में होगा, दोनों का गुणनखंड, दोनों के गुणनखंड में एक आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ
हाँ, ये सहअभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 चौक 8, मतलब 12 और 8 भी सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें 14 और 9, क्या एग्जाम्पल ले लिया गया? 14 और 9, और पूछा जाए कि ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, तो क्या बताएंगे यहाँ? ये जो है सहअभाज्य संख्या होगी। और क्यों होगी? देखिए, एक दोनों के गुणनखंड में है, दोनों में होगा। अब देखिए, दोनों में होगा, उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या या इसका कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इसमें भी आए और इसमें भी, क्योंकि 3 त्रिका 9, यहाँ पे इसके गुणनखंड में 3 आएगा ही नहीं। इसके गुणनखंड में 2 और 7 आएंगे, इसके गुणनखंड में आएंगे ही नहीं 2 और 7। तो केवल क्या मिला? दोनों में एक कॉमन है। इसका मतलब ये जो है सहअभाज्य संख्या होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।